बार कोई कह रहा था कि बागेश्वर का बहुत महत्व होगा आने वाले समय में। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? कहते हैं मानता है कि जब हरिद्वार पापों से भर जाएगा तो बागेश्वर अगला हरिद्वार होगा। उसने जन सरोकारों का रूप ले लिया और उसने एक नई चेतना के साथ उन्होंने सरयू और गोमती के संगम पर बद्रीदत्त पांडे, जिनको कुमाऊं केसरी के नाम से हम जानते हैं, उनके नेतृत्व में और तमाम जो आज़ादी के बड़े नेता थे, जिसमें विक्टर मोहन जोशी थे, जिसमें मोहन मेहता थे, जिसमें हरगोविंद पंत थे, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत थे, इन तमाम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया कुली बेगार के खिलाफ। जब सूर्य उत्तर की ओर जाता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। ये धार्मिक मेला भी है और व्यापारिक मेला भी है। इस मेले के लिए पूरे उत्तराखंड के व्यापारी जो थे, तिब्बत तक से लोग यहाँ आया करते थे और अपना सामान बेचते थे और यहाँ से सामान खरीद के ले जाते थे। शिव जी कहते हैं कि हे मार्कंडेय, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या फल मांगना चाहते हो। तब मार्कंडेय कहते हैं कि जो रूप आपने बाघ का यहाँ पर हमें दिखाया, वही रूप यहाँ स्थापित हो जाए और बागनाथ के नाम से पूर्ण संसार में जाना जाए। के व्यापार का एक ऊन तो एक माध्यम है, लेकिन तांबा भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। बागेश्वर की कला के लिए अगर आप कहते हैं तो इनके पास एक शीशा खानी करके एक जगह है। तो पहले ये लोग यहाँ पर तांबा अपने आप खुद बनाया करते थे और उसके बर्तन बनते थे और यहाँ से बर्तन नेपाल तक जाते हैं। आगे चल कर के यही स्थान से बाघ का स्वर सुनाई देता था कालांतर में, तो व्याघ्रेश्वर के नाम से इसे जाना गया। बाद में कुमाऊनी शब्द है बाघ। बाघ का अर्थ हमारे जो कुमाऊं में बाघ पाए जाते हैं, तो उसी बाघ के शब्द से ही बागेश्वर बना। कोई बागीश्वर कहते हैं, कोई बागेश्वर कहते हैं। बागीश्वर तो तब से चला जब से कुली उतार आंदोलन हुआ, तब इसको अंग्रेज ने बागियों का स्थान दिया कि यहाँ बागी रहते हैं, इसको बागीश्वर कहिए, न कि बागेश्वर। मगर चलन में बागेश्वर ही आया क्योंकि बागनाथ जी की कृपा रही, यही आगे चल कर के बागेश्वर के नाम से जाना गया। कत्यूर घाटी जो प्राचीन राजवंशों का इतिहास बताती है, तो दूसरी तरफ कुली बेगार प्रथा के अंत का केंद्र भी है। जहाँ पर उत्तरायणी मेले की चमक कई कहानियाँ कहती है, तो सास बुआरी का खेत भी कम दिलचस्प नहीं है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण नदियों का संगम है और यहीं पर एक ऐसा मंदिर भी है जो शहर का इतिहास बयां करता है। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर शहर की और आज हम आपको बताएंगे बागेश्वर शहर के इतिहास से लेकर यहाँ की लोक कथाएं, धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास। जब हम बागेश्वर के जानने की कोशिश करते हैं, बागेश्वर के इतिहास, संस्कृति, समाज को जानने का हम कोई स्रोत ढूंढते हैं, तो पहली बात यह है कि बागेश्वर का नाम आते ही हमारे जीवन में एक बड़ा आलोक आता है पूरे पहाड़ के एक ऐसे शहर का, एक ऐसी जगह का जिस जगह का पौराणिक महत्व है, जिस जगह का शास्त्रीय महत्व है, जिसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, जिसका भूगोल भी अपने आप में विशिष्ट है, और जहाँ सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे आते आते जिसकी चेतना की जगह भी वो बन जाती है। तो एक प्रकार से हम बागेश्वर के आलोक में पूरे उत्तराखंड के तमाम संदर्भों को देखने की कोशिश करें तो हम ये समझते हैं कि वो एक किस्म से हमारा एक प्रतिनिधि शहर भी है, एक प्रतिनिधि जगह भी है। बागेश्वर को बहुत पौराणिक रूप से देखें तो बागेश्वर को हम इस रूप में समझते हैं कि सबसे पहले वो हमारे पुराणों में बहुत पहले जिसका जिक्र होता है तो बागेश्वर के रूप में होता है, फिर उसके बाद उसको हम बागनाथ के रूप में जानते हैं, फिर उसकी यात्रा बागेश्वर तक हो जाती है। जब बागेश्वर की स्थापना की बात हम करते हैं तो निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से जिस ढंग से हम इतिहास और एक यात्रा को देखते हैं तो वहाँ भी एक धार्मिक और पौराणिक आख्यानों से जुड़ी हुई जगह वो है कि जिसमें एक जो कथा आती है तो उसमें एक वो भी है कि शिव जी
वहाँ कैसे आए और वो मंदिर उस समय था। नमस्ते देवाय महाकालाय सूर्यने वृषभध्वजाय देवाय वृषवाह्यते नमः। पशूनां पते तुभ्यं नमो अंधज्ञनाशिने कालाय कालरुद्राय संविभे भीम बाहुवे नमो वाक्पते तुभ्यं नमस्तुभ्यं कपर्धने नमः तख्य देवाय व्याघ्रेश्वराय नमोस्तुते। नमस्ते त्रिपुरंधाय भवानी पते नमः नमो नीलकंठाय देवाय व्याघ्रेश्वराय नमोस्तुते। हम पुराने मानसखंड की बात करें तो स्कंद पुराण में जो इसका विवरण है उसमें क्या है कि ऋषि वशिष्ठ ने, अनादिकाल की बात है, ऋषि वशिष्ठ ने जो है ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हुई जो सरयू माता है उसको वो आगे बढ़ाने का कार्य किया। उन्होंने उसके वो अग्रज बने। मार्तंडेय ऋषि संगम पर बैठ के तपस्या कर रहे थे और उनके तप से सरयू नदी रुक गई और देखते देखते पीछे का सारा क्षेत्र जो था वो पानी से भर गया। पहले यहाँ पर बेड़ी माधव के पाद तल से जमीन से होकर के गुप्त गंगा सरस्वती निकलती थी, जिसे हम पानी का स्रोत मानते हैं, जमीन से निकलते हैं। और गोमती पहले से ही थी वहाँ पर, तो दोनों का संगम था। उसी संगम के पास में मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे। नील भील पर्वत से पहले मंडल सेरा है। मंडल सेरा में माता सरयू मंडलाकार रूप में घूमने लग जाती है। तो वशिष्ठ जी ने शिव जी को याद कर दिया। शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हम एक लीला रचते हैं, तभी जाकर ये कार्य संपन्न होगा। एक और मार्कंडेय ऋषि 100 वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे हैं, दूसरी ओर ऋषि वशिष्ठ अपनी अर्धांगिनी अरुंधति के साथ में सरयू को अयोध्या ले जाना चाहते हैं। कहा जाता है कि शिव बाघ के रूप में और पार्वती गाय के रूप में ऋषि के सामने आ गए और शिव ने गाय के ऊपर दहाड़ना शुरू किया। बाघ के रूप में शिव जो थे उन्होंने गाय के ऊपर दहाड़ना शुरू किया और जब गाय चिल्लाई तो ऋषि गाय को बचाने के लिए सब कुछ करना था उनको। तो ऋषि ने कोशिश की कि और ऋषि ने अपना प्रयास किया। ऋषि की तपस्या टूट गई और ऋषि की तपस्या टूटते ही सरयू नदी जो थी वो बह गई। जब उनकी तपस्या भंग हो गई तो देखते हैं कि सामने गाय को मारने के लिए बाघ खड़ा है। तो गाय को बचाने के लिए, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये भी कहा गया है किसी गाय को बचाना और बच्चे को बचाना, चाहे अपनी जान चली जाए। तो इस पर मार्कंडेय ऋषि अपने तपोस्थल से उठ करके आगे बढ़ते हैं। तो गाय भागती है, बाघ भी उसके पीछे भागते हैं, मार्कंडेय भी दौड़ते हैं। जहाँ पर आज बागनाथ मंदिर स्थित है वहाँ पर गाय स्थिर हो जाती है, बाघ भी स्थिर हो जाते हैं। दोनों के मध्य में मार्कंडेय ऋषि खड़े हो जाते हैं। अपने दाएं हाथ में एक तीरदंडी होती है जिससे वो तपस्या के समय में काम में लाते हैं। उससे बाघ को रोक दिया, बाएं हाथ से गाय को सहलाने लगे। तो इस पर उनका ध्यान भंग हो जाता है। कैसे? आगे से आवाज़ आने लगती है। जिस स्थान में वो तप में बैठे थे उस स्थान से सरसर कलकल की आवाज़ आने लगी। देखते हैं कि वशिष्ठ ऋषि और उनकी पत्नी अरुंधति आगे आगे चल रही हैं, पीछे से सरयू माता चल रही हैं। मैं ये दृश्य देख रहा हूँ या स्वप्न देख रहा हूँ? थोड़ी देर में जब वो सरयू आगे बढ़ गई, क्योंकि उसने तो अपने निज स्थान में पहुँचना ही था, तब मार्कंडेय ऋषि को ध्यान आता है मेरे अगल बगल में तो गाय और बाघ थे, वहाँ पर गाय बाघ भी नहीं दिखते हैं। देखते हैं गाय की जगह में माता पार्वती खड़ी हैं, बाघ की जगह में भगवान शिव हैं। तो दंडवत करने लगते हैं, दोनों को दंडवत करते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि हे मार्कंडेय, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो, क्या फल मांगना चाहते हो? कहते हैं भगवान आपके दर्शन हो गए हैं, मुझे इससे बड़ा फल क्या चाहिए, इससे बड़ा वर मुझे क्या चाहिए कि आप साक्षात मेरे सम्मुख खड़े हैं, मैं तो अपने जीवन को धन्य मान रहा हूँ। तब शिव जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप फिर भी कुछ ना कुछ अवश्य मांगो। तब मार्कंडेय कहते हैं कि जो रूप आपने बाघ का यहाँ पर हमें दिखाया वही रूप यहाँ स्थापित हो जाए और बागनाथ के नाम से पूर्ण संसार में जाना जाए।
आगे चल कर के यही स्थान से बाघ का स्वर सुनाई देता था कालांतर में, तो व्याघ्रेश्वर के नाम से इसे जाना गया। व्याघ्र स्वर, बाद में कुमाऊनी शब्द है बाघ। बाघ का अर्थ है हमारे जो कुमाऊं में बाघ पाए जाते हैं, शेर तो नहीं, बाघ, तो उसी बाघ के शब्द से ही बागेश्वर बना। कोई बागीश्वर कहते हैं, कोई बागेश्वर कहते हैं। बागीश्वर तो तब से चला जब से कुली उतार आंदोलन हुआ, तब इसको अंग्रेजों ने बागियों का स्थान दिया कि यहाँ बागी रहते हैं, इसको बागीश्वर कहिए, न कि बागेश्वर। मगर चलन में बागेश्वर ही आया क्योंकि बागनाथ जी की कृपा रही, यही आगे चल कर के बागेश्वर के नाम से जाना गया। दूसरा जो दौर आता है वो कत्यूरों के समय का आता है, जब उसकी स्थापना का आता है। तो कत्यूरों के समय में 700 ईस्वी से लेके 11वीं ईस्वी तक का जो महत्वपूर्ण शिलालेख हमको मिलता है, जिसमें हमको कत्यूरों के वंशजों का भी पता लगता है, 9 वंशजों का उसमें जिक्र है, तो वो भी हमको बागेश्वर से मिलता है, जिसको बागेश्वर के शिलालेख के रूप में हम जानते हैं। आज के मंदिर को हम देखते हैं, जो आधुनिक मंदिर को हम देखते हैं, जिसमें आज हमारे सारे लोग उस मंदिर में, जो उसकी मान्यता है, उस मंदिर का जो पुनर्निर्माण भी है वो भी लक्ष्मी चंद ने फिर बाद में 1602 में किया था। ये चंदू का शासन चला सन 700 से। सन 700 से 1562 तक इन्होंने चंपावत में अपनी राजधानी के द्वारा शासन किया। सुदूर इलाका हो जा रहा था, चंपावत एक किनारे में जैसा बसा हुआ था, पूरे कुमाऊं पर इसका वर्चस्व नहीं था, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था। उन दिनों कोई आने जाने के ऐसे साधन नहीं थे, वही घोड़े वगैरह थे। तो यहाँ से रुद्रपुर आदि कीलपुरी, तल्ला भाबर, मल्ला भाबर, बिचल्ला भाबर कहा जाता है। पूरा गढ़वाल की सीमा, यहाँ गरुड़ के पास में आगे ग्वालदम है, ग्वालदम के पास से वहाँ को गढ़वाल सीमा लग जाती है, इधर को कुमाऊं की सीमा। तो उस समय में चंद राजाओं ने अपनी राजधानी स्थानांतरित अल्मोड़ा कर दी 1563 में। सन 1602 में जब बागनाथ मंदिर बहुत छोटा था, राजा लक्ष्मीचंद ने 7 बार गढ़वाल पर अटैक किया, उसके बावजूद वो हार कर आए। तो ज्योतिषियों के द्वारा बताया गया कि आप बागेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाएं, तभी आपको जीत सफल हो पाएगी। तो इन्होंने 1 वर्ष का समय लगाया यहाँ पर मंदिर बनाने में, हरे पत्थर, काले पत्थरों की उससे। तो इनकी जो कलाकृति जो इसमें निकासी जाती थी, ये पानी में भिगाने के बाद ही इस पर इनके औजार चलते थे। इस किस्म से तो यहाँ पर सन 1601 से राजा ने मंदिर बनाना शुरू किया, माघ के महीने से, माघ अर्थात जनवरी। सन 1602 शिवरात्रि के समय तक मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। 4 मंदिर हमारे पर, ये तीर्थ नागर शैली के मंदिर हैं, और जो मूल मंदिर बाबा बागनाथ का मंदिर है वो पंचरथ युक्त नागर शैली का है, और उसके आगे मंडप है, और इसी के जो परिसर, इसी परिसर जो दूसरा जो बाणेश्वर मंदिर है वो भी पंचरथ नागर शैली युक्त मंदिर। कि आज की संरचना भी है बागेश्वर की। वो संरचना ये है कि वो कई पट्टियों से बनी हुई एक जगह है, जिसमें महत्वपूर्ण जगह है दानपुर है, एक उसमें पंगराऊ है, एक हरही है, और एक हमारा पूरा कांडा कमशार का क्षेत्र है। वो पूरे सारे इन पूरे इलाकों का, और उधर अगर थोड़ा सा इधर को आए तो कत्यूर का क्षेत्र भी है। तो इस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान बनता है। और जब ये बागेश्वर इस ढंग का जब एक इसकी लोकेशन बनी, तो इसके साथ ही एक बहुत बड़ा यहाँ पर पौराणिक मेला यहाँ पर होता है, पहले से उत्तरायणी का मेला।
तारीख को जागरण होता है, जनवरी 13 तारीख को उत्तरायणी। उत्तरायणी का अर्थ है जब सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तर की ओर आते हैं तब उत्तरायण मेला लगता है। बागेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है उत्तरायणी। जब सूर्य उत्तर की ओर जाता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। ये धार्मिक मेला भी है और व्यापारिक मेला भी है। इस मेले के लिए पूरे उत्तराखंड के व्यापारी जो थे, तिब्बत तक से लोग यहाँ आया करते थे और अपना सामान बेचते थे और यहाँ से सामान खरीद के ले जाते थे और आज भी ले जाते हैं। अगर हम भूटिया या शौका जनजाति की बात करते हैं तो उनके पूरे जौहर से, पूरे दारमा से, पूरा व्यास से, धारचूला से, मुंशारी से और अन्य स्थानों से भी, नेपाल से भी लोग यहाँ पर व्यापार के लिए आते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि उस समय देश के दो बड़े जो हौजरी और जो ऊन का वस्त्र बनाने वाली जो बड़ी कंपनियाँ जैसे धारीवाल है और लाल इमली है, वो भी अपना ऊन लेने के लिए इसी बागेश्वर में आती थी। तो इस प्रकार का एक इसका उस ढंग का व्यापारिक महत्व भी है। और हमारे यहाँ पूरा हमारे दानपुर से लेके उसके ऊपर और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो लोग ऊन का कारोबार करते हैं, हमारे शौका के क्षेत्र के लोग, जो जौहर के लोग, वो भी सब लोगों का एक महत्वपूर्ण बाजार बागेश्वर रहा है और उसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ के व्यापार का एक ऊन तो एक माध्यम है, लेकिन तांबा भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। बागेश्वर की कला के लिए अगर आप कहते हैं तो इनके पास एक शीशा खानी करके एक जगह है। तो पहले ये लोग यहाँ पर तांबा अपने आप खुद बनाया करते थे और उसके बर्तन बनते थे और यहाँ से बर्तन नेपाल तक जाते हैं। यहाँ के लोग, तो हमारी संस्कृति ये है कि जब भी कोई लड़की की शादी होगी या कभी कुछ शुभ कार्य होगा तो उसमें तांबे का एक बड़ा बर्तन देते हैं लड़की को अपने, कि ताकि वो अपने घर में संपन्न रहे उससे। तो सारे बर्तन तांबे के। चौगांव चीना एक जगह है जहाँ पर बहुत टमटा परिवार रहते हैं और बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत कलात्मक बर्तन वो लोग बनाते हैं। जैसे उत्तरायणी का मेला व्यापारिक तो हुआ ही हुआ है, हमारी भाषाओं का आवर्जन भी हुआ है, लोगों का आपस में मिलना भी रहा है और कई पौराणिक और हमारी जो गाथाएं हैं वो भी बागेश्वर से पनपी और हैं। हमारे यहाँ का जो एक बहुत महत्वपूर्ण लोक गाथा है राजुला मालुशाही की, उसका भी एक अंश वहाँ से जुड़ता है। जब एक दौर, जब नया दौर आया, कत्यूरों की जगत वो थी। उसके बाद जब हमारे यहाँ चंद आए, उसके बाद फिर गोरखे आए, फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए, तो अंग्रेज़ों के शासन के बाद इस जगह की एक और किस्म की उपयोगिता और एक और किस्म से हम उसको जानने लगे। तो 1921 से फिर एक नया दौर शुरू होता है बागेश्वर को जानने का, वो है चेतना की ज़मीन के रूप में, आंदोलन की ज़मीन के रूप में, जन सरोकारों से लड़ने की ज़मीन के रूप में। तो बागेश्वर में 1921 में जो बहुत कुली बेगार का जो अंग्रेज़ों का एक काला कानून था हम सब लोगों के लिए, जनता के लिए, नागरिकों के लिए, तो उसके खिलाफ लोगों का जो लगातार एक असंतोष था, उसको एक संगठित रूप से 1921 में बागेश्वर के उसी मेले में, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, जिसको हम उत्तरायणी मेले के रूप में जानते हैं, जो सांस्कृतिक तो धार्मिक तो था ही था, लेकिन अचानक उसने जन सरोकारों का रूप ले लिया और उसने एक नई चेतना के साथ उन्होंने एक सरयू और गोमती के संगम पर बद्रीदत्त पांडे, जिनको कुमाऊं के श्री के नाम से हम जानते हैं, उनके नेतृत्व में, और तमाम जो आज़ादी के बड़े नेता थे, जिसमें विक्टर मोहन जोशी थे, जिसमें मोहन मेहता थे, जिसमें हरगोविंद पंत थे, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत थे, इन तमाम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया कुली बेगार के खिलाफ। कुली बेगार क्या था कि जब भी कोई अंग्रेजी या अंग्रेज अधिकारी किसी गांव में आता था तो जो पहले गांव वाला आदमी होता, गांव के लोग होते थे, सारे गांव वाले, वो उसके अगले गांव तक जाने, रहने, खाने पीने की सारी व्यवस्था करते थे और उसका एक रजिस्टर भी मेंटेन होता था। तो इस तरह से इनडायरेक्टली वो हमारे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन था कि सरकारी अधिकारी आ रहा है, अंग्रेज अधिकारी आ रहा है, तो उसकी सेवा भगत के लिए वो लोग इसको यूज़ करते थे। तो उन लोगों ने मकर संक्रांति के दिन जितने भी इनके पास रजिस्टर्स थे, लेजर्स थे, उन सबको सरयू नदी के बगड़ या संगम पर, बगड़ कहते हैं जो नदी का किनारा होता है, वहाँ बगड़ में उनको बहा दिया और डिक्लेयर कर दिया कि हम आज से अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हैं। जब यहाँ पहुँचे तट पर, जब हमारे नेता वर्ग पहुँचे तो अंग्रेज़ों की डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने ये नेताओं से कहा कि आप ये बंद करें,
ये अच्छा नहीं है, हम गोली चलाएंगे। उनका कितनों को मारेंगे आप, कितनी गोलियां हैं आपके पास में? सारी प्रजा छाती तान कर खड़ी हुई है, आप कितनों को मारेंगे? तो इस किस्म से जब अंग्रेज़ों ने देखा कि यहाँ तो हम मारे जाएंगे, हमारी सेना हमारे पास में ज़्यादा थोड़ी है, 25-30 सिपाही हैं, 2-4 हम लोग हैं, हम कितनों को मार पाएंगे? तो ये लोग वहाँ से चल देते हैं वापस। अंग्रेज़ों के जो कमिश्नर थे उसने भी अपनी सरकार को एक रिपोर्ट भेज दी कि साहब बागेश्वर क्षेत्र के लोगों ने अंग्रेज़ों से अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। ये पहली क्रांति थी पूरे भारत में जो बिना किसी खून के हुई थी। कोई लड़ाई नहीं थी, कुछ नहीं था, और डिक्लेयर कर दिया हमने कि हम इंडिपेंडेंट, आपने जो करना करिए। और उन्होंने बेगार देना, जो टैक्स होता है वो देना बंद कर दिया। उनको सम्मानित करने के लिए महात्मा गांधी बागेश्वर आए थे 1929 में। 1929 में गांधी जी का आना भी बागेश्वर में बहुत महत्वपूर्ण घटना हमारे यहाँ मानी जाती है। वो इस संदर्भ में मानी जाती है कि उस समय हमारे यहाँ बागेश्वर के आसपास का जो पूरा क्षेत्र था बहुत चेतन युक्त हो गया था, और एक किस्म से पूरी तरह से उस समय गांधी ने इसको रक्तहीन क्रांति कहा था। बागेश्वर के जो पूरी कुली बेगार पर जो आंदोलन हुआ था, क्योंकि उस समय वहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन जहाँ पर कमिश्नर डाइबल ने गोली चलाते चलाते वो रहा था, तब गांधी ने कहा कि ये इतनी बड़ी क्रांति है कि इसको मैं रक्तहीन क्रांति कहता हूँ। तो रक्तहीन क्रांति की उन्होंने उसको संज्ञा दी। तो गांधी के 1929 में आने से एक दूसरी नई किस्म की चेतना भी आई, और उस समय हमारे वहाँ पर एक जगह है चामी, जो उसका आज़ादी के आंदोलन का बहुत बड़ा केंद्र था। तो उसी समय गांधी जब आए तो उन्होंने वहाँ स्वराज भवन की स्थापना भी वहाँ की। गांधी जी जब अपने सचिव उनके साथ में एम्बेसडर कार से गरुड़ तक आए, गरुड़ से वहाँ से पैदल चले। कुमाऊनी का शब्द मैंने बनाया था इसमें, कति आई डोली में, कति आई कानी में, कति आई हिडबेर, अर्थात कहीं पर ही डोली में, जिसमें आपने देखा होगा कुमाऊं में बर वधू को हमारे डोली में बैठाते हैं, वही डोली में गांधी जी को बैठा कर लाए। कहीं पर ही गांधी जी को डोली में लाए, कहीं पर ही गांधी जी पैदल चल रहे हैं। तो आते आते बागेश्वर पहुंच जाते हैं, अपार स्वागत किया जाता है, जगह जगह में उनको रुपये की थैली भेंट की जाती हैं। शाम 4 बजे के समय पे नुमाइश खेत में पहुँचे। नुमाइश खेत में पहुँचने पर नुमाइश खेत के बीच में एक तुन का पेड़ था। उस तुन के पेड़ के चारों ओर पत्थर लगा करके एक मंच जैसा बनाया गया। उस मंच में उन दिनों ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं, माइक वाइक आदि कुछ भी ऐसा नहीं था। तो वहाँ पर गांधी जी ने जब अपने भाषण दिए तो इसी को ट्रांसलेट करके कुमाऊनी शब्द में बोला जा रहा था। बोल रहे थे विक्टर मोहन जोशी। बधाइयाँ दी जाती हैं बागेश्वर क्षेत्र वालों को, कुमाऊं वालों को, कि आपने इतनी बड़ी कुली उतार आंदोलन था इसको सफल किया, और मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। वहाँ पर फिर जो सोना चांदी इकट्ठा हुआ था, तो विक्टर मोहन जोशी जी ने कहा कि अब सरकारी बोली लगेगी। तो गांधी जी ने बीच में कहा, उन्होंने कहा सरकारी बोली नहीं, गांधी बोली बोलो, हमारे नाम की बोली है ये सरकार की बोली नहीं है। तो 400 रुपये में वो बोली तय की गई। 400 रुपये वहाँ जमा हुई। उस समय का 400 रुपये बहुत हुआ। तो फिर विक्टर मोहन जोशी जी के ही आग्रह से स्वराज भवन की नींव डाली गई, स्वराज्य भवन। तो एक बोतल के, कांच के बोतल के अंदर एक कागज़ में कुछ नेताओं के हस्ताक्षर किए गए, एक बोतल नुमा आकार का एक भवन बनाया गया कागज़ में, और उसे मोड़ मार कर वो बोतल के अंदर डाल के उसमें डांट लगाकर उसी मंच के तहत नीचे डाल दिया गया। सन 60-62 के टाइम पर ये स्वराज भवन की नींव पड़ी, वो बोतल निकाली गई, वो बोतल के ही आधार पर स्वराज भवन बनाया गया। तो 1925 में ये बागेश्वरी चरखे का निर्माण वहाँ हुआ। बागेश्वरी जीत सिंह जो टंगड़िया थे, उन्होंने बोरा गांव में
पहली बार क्योंकि जो चरखे चल रहे थे वो हाथ से चलते थे, जो ऊन काटने का था, तो उनने सबसे पहली बार पाँव से चलाने वाले चरखे को ईजाद किया, जिसको बागेश्वरी चरखे के नाम से जाना गया। और वो हमारे आज़ादी के आंदोलन का एक प्रतिनिधि, विशेषकर अपने स्वरोजगार और अपनी आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के स्वावलंबन का भी एक हथियार बना। बड़ी विचित्र सी बात है, मैं एक पथारोही या एक माउंटेनियरिंग की वजह से काफ़ी पथारोहण करता हूँ। तो मैं सितोल गांव में एक आदमी चरखा काट रहा था, तो मैं उसके पास गया। मैंने कहा बड़ा सुंदर चरखा लग रहा है, तुमने कहाँ से खरीदा? तो उन्होंने कहा कि मैं तो बागेश्वर से खरीदा। अब मैं बड़ा कौतूहल हो गया, मैंने कहा बागेश्वर में चरखा? तो खैर फिर मैं उसकी तह में गया, फिर हम उस जगह गए। मज़े की बात जो है ना, आज हम कई रूपों में जो है विद्युत जल योजनाओं को उनको प्रमोट करते हैं। हमारे वहाँ जबकि घराट पहले से ही थे, हमने उनको संरक्षण नहीं कर पाए हम। लेकिन वो जगह वो परिवार टंगड़िया लोगों का परिवार है वो। तो मुझे मतलब बड़ी खुशी हुई जब मैं वहाँ गया, तो उन्होंने जो है वो जल परियोजना से उसको चलाते हैं वो घट के रूप में, और उसी में उनका कारखाना चलता है पूरा, और चरखे बनाते हैं। और चरखे उनके मशहूर हैं, एक ही पैटर्न में बनाते हैं, बिल्कुल एक सा। तो बड़ा अच्छी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। अंबर चरखा जिसे कहते हैं, वो बागेश्वर के पास ही एक गांव है अमसरकोट। तो अमसरकोट में इस चरखे बनाने की फैक्ट्री भी है, छोटी सी मिल है जिसमें लोग चरखे बनाते हैं और लोगों को देते हैं। वो बागेश्वरी चरखा 1925 में जीत सिंह टंगड़िया जी ने बौरा गांव से उसको शुरू किया, और उसकी बहुत सारी मांग थी। जब उसकी मांग बढ़ती गई तो वहाँ पर अमसरकोट में फिर उन्होंने उसका एक छोटा सा कारखाना कहिए या एक मतलब उसको बनाने का एक वो बनाया। तो वो बागेश्वरी चरखे को गांधी भी अपने साथ ले गए थे, इसकी भी एक चर्चा है। गांधी जी से पहली बार मुलाकात जो चंद सिंह गढ़वाली की हुई, चंद सिंह गढ़वाली जिनको हम अपना नायक मानते हैं, तो उन्होंने भी गांधी से पहली मुलाकात बागेश्वर में ही की थी। उसके बाद जब आज़ादी की ये आंदोलन का पूरा दौर ख़त्म हुआ, आज़ादी भी हमको मिल गई, तो उसके बाद भी बागेश्वर में जब भी कोई भी आंदोलन हुए, चाहे वो नशा नहीं रोजगार दो का आंदोलन हुआ हो, चाहे उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ हो, चाहे जल जंगल ज़मीन के सवाल के लिए और भी कोई जो भी आंदोलन होते रहे हैं, उन सब लोगों ने भी बागेश्वर को ही अपनी शुरुआत के लिए चुना। और वहीं पर सब लोगों ने संकल्प लेके, विशेषकर 1921 की जो कुली बेगार की क्रांति थी, उसको ही अपना एक प्रेरणा स्रोत मान के उसको उस जमीन। अब क्या होता है, जब आज़ादी के आंदोलन में सब कुछ चल रहा था, तो 1926-1930 के दौर में जो आज़ादी के गीत भी बने, उनमें भी बहुत सारे गीत जो हैं वो बागेश्वर में बने। और गौरदा से लेके गिरदा तक की जो पूरी जन चेतना की यात्रा है, उसका भी वाहक हम बागेश्वर को देखते हैं। फिर उसके बाद जो राहुल सांकृत्यायन हैं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, उसके लेखन से भी हम पूरे पहाड़ को भी देखते हैं, उनके लेखन से तो हम पूरी दुनिया को देखते हैं। लेकिन उन्होंने जब पूरे हिमालय दर्शन और जब पूरा हिमालय का जब उन्होंने दौरा किया था, तो उसमें एक किताब उनकी है कुमाऊँ। तो कुमाऊँ जो किताब है, उसमें उन्होंने पूरे बागेश्वर में अपनी यात्रा का विवरण दिया है, और उन्होंने बागेश्वर को बहुत ही एक अलग अलग संदर्भों में देखने की कोशिश की है, और हम सब लोग उस किताब से भी बागेश्वर को हम समझते हैं। अगर मैं बागेश्वर की बात करता हूँ तो बागेश्वर के ग्लेशियर्स की बात जरूर करूँगा। मैं सरयू नदी की बात करता हूँ तो पिंडारी ग्लेशियर की बात जरूर करूँगा, क्योंकि उससे पिंडर नदी निकलती है, जो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। सरयू अपने आप में गंगा में जाके मिलती है। मैं कफनी ग्लेशियर्स, इनकी बात जरूर करूँगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सुंदर दृश्य और बहुत सुंदर एरियाज हमारे पास है।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पूरा जो क्षेत्र है, आज तो अब शहरीकरण हो गया, तमाम अलग किस्म की एक लोग, पूरा एक शहर बड़े रूप में बन गया, लेकिन कभी वो बागेश्वर की पूरी बेल्ट जो है, वो बेल्ट कभी हमारी आर्थिकी का भी बहुत बड़ा आधार हुआ करती थी। हमारे यहाँ बड़े बड़े शेरे जो हैं, जो बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं जिसमें खेती होती थी, उसका भी ये प्रतिनिधि जगह है वो। तो इसीलिए अगर हम वहाँ पर, ये बहुत सुंदर कहानी है जो सासुबारी की है। सासुबारी का खेत करके वहाँ पर ये पूरा खेती है, और सासुबारी का खेत अगर आप कहेंगे तो निश्चित रूप से इससे यही ध्वनि निकलती है कि वहाँ पर कोई सासू और बुआरी का ऐसा खेत रहा होगा जिसमें वो काम करती होंगी। कचूरी काल का समय था। एक बुढ़िया और उसकी बहू, सास बहू खेत के ऊपर सिरहाने की ओर में उनका मकान था, वहीं पर रहते थे। सावन का महीना लग गया, घर में केवल सास और बहू थी। सारे गांव वालों ने अपने अपने खेतों की गुड़ाई कर ली, तो इनके खेत वहाँ वैसे ही रह गए। तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, सारे गांव वालों ने अपने खेतों की गुड़ाई कर ली है, हम कैसे करेंगे? बहू ने कहा कि कल सुबह करेंगे, कल कर लेते हैं हम। तो रात से ही तैयारियां हो गई, रोटी वोटी पक गई, सब्जी वब्जी बना ली अब, और पूरी तैयारी कर ली। सुबह उन्होंने अपने गाय वाय को घास वास देने के पश्चात जब वो अपने गांव, अपने घर से निकलकर खेत में पहुंची, बहुत बड़ा खेत था। सास ने कहा कि ऐसा है, हम ऐसे तो गुड़ाई नहीं कर पाएंगे, तू और मैं बाजी रखते हैं। ये पानी के बर्तन को भी और रोटी के बर्तन को भी खेत के मध्य में रखते हैं। एक ओर से गुड़ाई करते हुए आप पहुंचेंगी, एक ओर से मैं, दूसरी ओर से मैं। तो दोनों जब हम पहुंचेंगे, जो जल्दी वहाँ पर पहुंचेगा बीच में, वही रोटी और पानी का हकदार होगा। तो उत्तर दिशा से बहू लगी, दक्षिण दिशा से सास लगी, दोनों की गुड़ाइयाँ होने लगी। बहू सोचने लगी, मैं तो जवान हूँ, मैं तो सास से ज़्यादा जल्दी गुड़ाई कर लूँगी। सास समझने लगी, मेरा तो अनुभव काम करेगा, मैं भी अभी कहाँ बूढ़ी हुई हूँ। उस किस्म से दोनों ही गुड़ाई करते करते सुबह का पक्ष निकल जाता है, दोपहर का दिन भी निकल जाता है, शाम का समय भी निकलता है। संध्या तारिणी का समय जब पहुँचने लगता है तो दोनों के प्राण कंठ में पहुँच जाते हैं, और उस मध्य स्थान में पहुँचने पर दोनों ही बराबर चल रहे हैं। जैसे ही मध्य में पहुँचते हैं, एक का हाथ पानी के बर्तन में पड़ता है, दूसरे का हाथ रोटी के बर्तन में पड़ता है, और वहीं पर ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कहानी भी ये बताती है कि वो अपने ज़मीन और अपने संसाधनों के प्रति कितना समर्पण उन लोगों का था। तो इस ढंग की लोक कथाओं का भी एक स्थली बागेश्वर रही है। तो अगर फिर बागेश्वर 97 में बागेश्वर नया ज़िला बन गया, उससे पहले वो अल्मोड़ा के साथ ही था। जब बागेश्वर 97 में ज़िला बना तो वहाँ पर तमाम नई किस्म की चीज़ें, नया शहरीकरण, स्कूल, अस्पताल, ये वो सब आने लगे। तो हम ये बागेश्वर के नए बागेश्वर के रूप में भी देखते हैं। लेकिन जो मूल बात है बागेश्वर के बारे में वो ये है कि बागेश्वर के आलोक में हम पहाड़ की बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और आज भी बागेश्वर में जितने भी उत्तराखंड की चेतना के जितने भी स्वर हैं वो वहाँ से निकलते हैं। तो इसलिए बागेश्वर को हम बड़े अलग अलग आयाम में देखते हैं। एक बार कोई कह रहा था कि बागेश्वर का बहुत महत्व होगा आने वाले समय में। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? कहते हैं मानता है कि जब हरिद्वार पापों से भर जाएगा तो बागेश्वर अगला हरिद्वार होगा।